कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अगले दिन 14 जनवरी को 10 बजे के आसपास अविनाश ने राजू और बेबी को अपने केबिन में बुलाया। बेबी और राजू, तुम दोनों अभी के अभी बलरामपुर चले जाओ। कैंट एरिया में उस होटल का पता करो जिसमें हो सकता हो वकील रवि और कविता एक साथ गए हो सके तो सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश करो। यदि कोई सीसीटीवी फुटेज देने से आनाकानी करता है तो वहीं से मुझे फ़ोन करना। दूसरा, जो नौकरानी कविता के यहाँ फुल टाइम काम करती है, हो सके तो उससे और जानकारी निकालो। सर, इससे क्या हासिल होगा? देखो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कविता और रवि एक साथ होटल में मिलते थे। अब अकेले कोई होटल में क्यों जाएगा? ऐसे में थोड़ा रवि को घेरने में आसानी होगी क्योंकि वो वकील है और सबसे ख़ास बात यह है कि शादीशुदा है। शादीशुदा आदमी एक ही चीज़ से डरता है, वो है उसकी इज्जत। बाकी मैं और इंस्पेक्टर मनोज भी उसी तरफ जा रहे हैं, पर दूसरे काम से। केस को जल्दी हल करना है तो कई काम एक साथ करने होंगे। राजू और बेबी बलरामपुर के लिए चले गए। उनके जाने के बाद अविनाश ने सिगार जला लिया और आंख मूंद कर कुछ सोचने लगा। सुरेश की मौत की खबर जानने के बाद आखिर क्यों कविता ने सबसे पहले वकील को फ़ोन किया? कुछ तो बात है। तुरंत ही वो उठा और एजेंसी बंद करके थाने चला गया। थोड़ी देर में वे दोनों सराय नाका थाने पहुंच गए। दरोगा ने मनोज को देखते ही सलाम ठोका। ये सर तो कल भी आए थे, बल्कि इन्होंने ही डॉक्टर की पहचान भी की थी। अविनाश ने कहा, दरोगा साहब, मैं डॉक्टर दर्शन की कार को एक बार देखना चाहूँगा। सर, वो लान में खड़ी है। अविनाश और मनोज दोनों ने दस्ताना पहन लिया और डॉक्टर दर्शन की कार के पास चले गए। अविनाश ने कार को देखा। कार के अंदर अविनाश को कुछ भी नहीं मिला। अविनाश ने कार की डिक्की खोली तो पाया कि डिक्की में सब तितर बितर था। मनोज, डिक्की देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे टायर बदला गया हो। स्टेपनी पंचर है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि टायर कब बदला गया है? हो सकता है 1 महीने पहले बदला गया हो। वैसे मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ रहा हूँ कि कहीं 8 की रात को सराय नाका पर तो नहीं बदला गया है, क्योंकि वहीं पर डॉक्टर दर्शन का मोबाइल काफ़ी समय के लिए एक्टिव था, फिर अंतिम बार वहीं बंद हो गया। चलो थाने के अंदर चलते हैं। दरोगा जी, डॉक्टर दर्शन की कार से फिंगरप्रिंट तो उठाए होंगे ही। हाँ, मैं पूरी रिपोर्ट की एक कॉपी आपको दे देता हूँ। दरोगा ने रिपोर्ट की एक कॉपी इंस्पेक्टर मनोज को सौंप दी। अविनाश ने एक नज़र रिपोर्ट पर डाली और बोला, गुड, स्टेपनी पर से फिंगरप्रिंट उठाए गए हैं। मैं यही चाहता था। दरोगा जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी एक हेल्प और कर दें। तुरंत कहिए सर। जहाँ पर डॉक्टर दर्शन की लाश मिली थी उसके आसपास थोड़ा तगड़ा वाला सर्च अभियान चलाएं और डॉक्टर दर्शन से संबंधित सामान एक बार और खोजने की कोशिश कीजिए। मेरा मतलब है उनका वॉलेट, मोबाइल और कुछ भी मिल सकता है। ठीक है सर, मैं अभी ये सर्च ऑपरेशन शुरू करता हूँ और जैसे ही कुछ मिलता है आपको बताता हूँ। थैंक्स। मनोज, चलो अब बलरामपुर चलते हैं। देखिए मनोज, तुम्हारे रहने का फ़ायदा, नहीं तो ये दरोगा इतनी आसानी से नहीं सुनता। मनोज हंसने लगा। अविनाश, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है? कुछ, पर पूरा समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सुरेश पहले ही मर गया था तो उसको दोबारा चाकू क्यों भोंका गया। इसके बाद दोनों के बीच साइलेंस हो गया। अविनाश कार को सड़क पर दौड़ाने लगा। थोड़ी देर में वे लोग सिधारी थाने पहुंच गए और इंचार्ज से जाकर मिले। इंस्पेक्टर मनोज ने इंचार्ज को अपना और अविनाश का परिचय दिया और उनके यहाँ आने का मकसद बताया। उसके बाद अविनाश बोला, मुझे कमल की मौत की पूरी रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट की कॉपी होने में थोड़ा समय लगेगा, आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आइए तब तक चाय पी लेते हैं। करीब 15 मिनट के इंतज़ार के बाद उनको कॉपी मिल गई। अविनाश ने कॉपी को ध्यान से पढ़ा। मनोज, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कमल के घर और उसके कार दोनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी लगी है। मेरे हिसाब से काफ़ी है। इंचार्ज बोला, अरे भाई, कुछ काम हम भी करते हैं। कमल के पैंट से हमें साइनाइड की खाली बोतल भी मिली है। अब वो किस लिए रखा हुआ था ये मुझे नहीं पता। अविनाश बोला, तो आपके हिसाब से मौत आत्महत्या है?
बिल्कुल सही। कमल ने चूहे मारने का जहर दारू में मिला के पी गया। वो दारू की बोतल उसके बेड के बगल में रखी हुई थी। उस बोतल में जो दारू बची थी उसमें भी वही चूहे मारने का जहर है जो कमल के पेट में है। इसी से आपने अनुमान लगा लिया कि कमल ने आत्महत्या की है। हाँ सर, और दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। अब कोई ऑब्जेक्ट करता तो हम डिटेल तफ्तीश करते। चलो मनोज, अब चलते हैं। मनोज, तुमको 2 काम करने हैं। एक, कमल के रूम में जो दारू की बोतल मिली है उस पर मिले सारे फिंगरप्रिंट इस रिपोर्ट में है। तुम जरा मदन के फिंगरप्रिंट से मैच करवा लेना, और डॉक्टर दर्शन की कार की डिक्की से मिले स्टेपनी पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं उसे भी सबसे मैच करवा लेना। ठीक है अविनाश। मनोज को थाने छोड़ने के बाद अविनाश होटल ब्लू हेवन चला गया। वेटर मदन को उसने अकेले में बुलाया और पूछा, मदन, जरा इस दारू की बोतल की फ़ोटो को ध्यान से देखो। ये बोतल हमें कमल के घर से मिली है। क्या तुमने यही बोतल सुरेश और डॉक्टर दर्शन को उस रात सर्व की थी? बिल्कुल सर, यही बोतल थी। एक बोतल तो हमें सुरेश सर के लाश के साथ बरामद हुई और दूसरी बोतल यही है। वैसे मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करवाऊंगा। धन्यवाद मदन। फिर अविनाश अपनी एजेंसी लौट आया। बेबी और राजू अभी बलरामपुर से आए नहीं थे। आधे घंटे बाद राजू और बेबी ने केबिन में प्रवेश किया। बेबी और राजू, लग रहा था कि आज भी तुम लोगों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की है। हाँ सर, आज भी हम लोग बलरामपुर में एकदम थक गए। इसके बाद मनोज ने पूरे दिन का क्रियाकलाप राजू और बेबी से डिस्कस किया। चलो ठीक है, अब तुम लोग बताओगे तुम लोगों को क्या क्या पता लगा। राजू बोला, सर हमने पता लगाया है बलरामपुर में कैंट एरिया में काफ़ी होटल है। हालांकि हमको वो होटल पता करने में बहुत दिक्कत नहीं हुई। वकील रवि जिस होटल में कविता के साथ जाता है उस होटल का नाम है रेड डायमंड। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने ये बात कंफर्म भी की है और हम सीसीटीवी फुटेज ले आए हैं। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। फुटेज में वकील कविता के साथ रूम में जाते हुए देखा गया है। आपको देखना है क्या? उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और कविता के नौकरानी से मिले जो फुल टाइम उसके घर रहती है। बेबी बोली, सर जो नौकरानी फुल टाइम रहती है उसको देखते ही बिना बोले हम लोगों ने उसको 1000 पकड़ा दिया। तो उसने क्या क्या कबूला? सर एक बात तो निश्चित है कि कमल के साथ कविता के संबंध थे, क्योंकि जब भी कमल आता था कविता कमल के साथ घंटों रूम में रहती थी। कमल ऑफिस का असिस्टेंट है, इसलिए वो कभी भी आ जाता था। फिर मैंने उस नौकरानी से पूछा कि कविता डॉक्टर से इतनी बातचीत क्यों करती थी। उसने कहा कि उसे नहीं पता है कि फ़ोन पर वो किससे बात करती थी, पर हाँ वो कुछ डॉक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने के लिए जाती थी। उसको दिखाने का समय दोपहर के बाद होता था। और सर फिर हम लोग एक बार फिर डॉक्टर दर्शन के क्लिनिक गए। वो किस लिए? रिसेप्शनिस्ट को 3000 देने पड़े। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा होगा वैसे भी अब डॉक्टर तो रहा नहीं, जो मिल जाए वही बहुत है। रिसेप्शनिस्ट ने यह कंफर्म किया है कि उसने चोरी छिपे क्लिनिक पर डॉक्टर और कविता को आपत्तिजनक अवस्था में कई बार देखा था। सर बार बार पूछताछ करने से एक बात तो कंफर्म हो गई है कि कविता के वकील डॉक्टर और कमल के साथ नाजायज़ रिश्ते थे। हमारे पास काफ़ी सबूत है। राजू बोला, सर ये औरत कितने लोगों से संबंध बनाए हुए है? डॉक्टर, वकील, कमल और सर होटल मैनेजर अनिकेत के बारे में भी पता लगाया जाए। पता लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही कबूल चुका है कि कविता उसके पहले की फ्रेंड है। कविता से वो बात ही कर सकता है क्योंकि 60 किलोमीटर दूर कविता तो नहीं मिल सकती। हाँ कभी एक आध बार मिली हो तो मैं नहीं कह सकता और ज़रूरत भी नहीं है, पर एक बात तो कंफर्म है कि कविता सुरेश के अलावा 4 से मिली हुई थी। तब तक राजू बोला, 4 में से 2 लोग तो जा चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारी मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ कविता ही रिस्पॉन्सिबल है? लगता तो नहीं है राजू कि कविता पर किसी किस्म का कोई दबाव था। वो तो 4 से खुशी खुशी संबंध बनाए हुए थी। सर अब आगे क्या करना है? इतना सब कुछ पता चल गया है लेकिन अभी भी कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा है। और सर एक मेन बात पर तो हम लोग अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप ये देखो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सभी के साबित हो रहा है कि तीनों लोगों की मृत्यु जहर से हुई है, लेकिन सुरेश सेठ के सीने में चाकू भी भोंका गया है। उसके होटल का रूम अंदर से बंद था। कत्ल करने के बाद कोई रस्सी के सहारे रूम से नीचे आया। वो कौन था
जो पहले से मरे हुए सुरेश सेठ से सीने में चाकू मारा। चाकू पर कोई निशान नहीं मिला, रस्सी पर से भी कुछ खास नहीं मिला। बेबी बोली, क्या हुआ सर, आप राजू की बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? ऐसा करो कि तुम लोगों घर जाओ, सारी रिपोर्ट लेकर मैं घर जा रहा हूँ। पता नहीं, अभी तो मेरे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस किस दिशा में जा रहा है। केबिन से निकलकर राजू और बेबी घर चले गए। अविनाश करीब आधे घंटे तक आंख मूंदकर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा रहा। जैसे ही वो घर जाने वाला था कि मनोज का फ़ोन आ गया। हाँ मनोज, किस लिए याद किया? तुमने जो दोनों काम सौंपा था वो हो गया। क्या पता लगा? पहला ये कि जो दारू की बोतल पर से फिंगरप्रिंट मिले थे उनमें से एक फिंगरप्रिंट बेटर मदन से मैच करता है, यही ना? हाँ, हालांकि मैं मदन को दारू की बोतल की फ़ोटो दिखा आया था, उसने तो कंफर्म कर दिया, पर रिपोर्ट से और कंफर्म हो गया। इसका मतलब जो दोनों दारू की बोतल मदन ने सर्व की थी वो मिल गई। एक सुरेश के रूम में थी और दूसरी कमल के पास उसके घर में। दूसरा डॉक्टर दर्शन की कार की डिक्की से मिले स्टेपनी पर कमल के फिंगरप्रिंट है। बहुत अच्छा मनोज, सोचो आदमी के नहीं रहने के बाद भी उसकी कारस्तानी पता लग जा रही है। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। लग रहा तुम्हें काफ़ी कुछ पता चल गया है, पर अभी बहुत कुछ पता लगना बाकी है। ठीक है, चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद अविनाश ने सारी रिपोर्ट अपने बैग में डाली और एजेंसी बंद करके घर चला गया। रात का खाना खाने के बाद सारी रिपोर्ट को दोबारा से स्कैन करने लगा। अविनाश कमल के कॉल रिकॉर्ड से पिछले 1 महीने में आए गए नंबर पर बात करने लगा। एक नंबर बलरामपुर के प्राइवेट डिटेक्टिव नागराज का था। अविनाश ने नागराज से अगले दिन मिलने का समय ले लिया। फ़ोन रखने के बाद उसने राजू को फ़ोन लगा दिया। हाँ सर, लग रहा है आपको नींद नहीं आ रही है। जब तक केस हल नहीं हो जाता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। कल मैं, तुम और बेबी एक बार फिर सबके बयान लेने के लिए बलरामपुर चलेंगे। ठीक है सर। फ़ोन रखने के बाद अविनाश सोने चला गया। अगले दिन 15 जनवरी को अविनाश, बेबी और राजू 10 बजे के आसपास एक साथ इकट्ठे बलरामपुर के लिए चल पड़े। सबसे पहले वो जाकर के सीधे वकील रवि मनचंदानी की केबिन में उससे मिले। इन लोगों को देखकर उसका मूड कुछ ख़राब सा हो गया, पर वो कुछ बोला नहीं। क्या बात है, आज तो आप तीनों लोग ही आ गए हैं? अविनाश बोला, आप व्यस्त तो नहीं हैं? मैं थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूँगा। वैसे मैं व्यस्त तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल सकता हूँ। सुबह का समय कोर्ट का होता है, हालांकि आज छुट्टी सा माहौल है, इसलिए कचहरी में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, अब आप क्या और जानना चाहते हैं? जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि आप सब कुछ बता नहीं रहे थे। आपको क्यों ऐसा लग रहा था? आप सुरेश के बहुत ख़ास थे, उनके बहुत करीबी थे, फिर भी आपने मुझे ये बात नहीं बताई कि उनकी बीवी कविता के डॉक्टर दर्शन मलिक से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक हमारी तफ्तीश से पता चला है कि कविता के नाजायज़ ताल्लुकात कमल से भी थे। मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बाकी कविता के नाजायज़ संबंध कमल से थे या डॉक्टर से थे या किसी और से थे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, राजू ज़रा इन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। राजू ने अपने मोबाइल में होटल रेड डायमंड की फुटेज दिखा दी। क्या हुआ वकील साहब, आपको तो ठंड में भी पसीना आ रहा है। अब आप नहीं कह सकते कि किसी की वाइफ के साथ आप अकेले होटल के बंद रूम में कुछ लीगल बातें डिस्कस करने जाते थे, खास करके जब सुरेश बलरामपुर उपस्थित नहीं होता था। चलिए मान लीजिए मेरी कविता से नाजायज़ संबंध है, फिर भी आप क्या साबित करना चाहते हैं कि सारे मौत में मेरा लिंक है? देखिए वकील साहब, मेरा काम तो कातिलों को पकड़ना है। अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। आप वकील नहीं, आप कुछ भी हो तो भी हम आपको पकड़ लेंगे यदि आप इन सब मौतों में शामिल होंगे। देखिए, इन सब मौत से मेरा कोई भी लिंक नहीं है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप 8 जनवरी को रात 9 बजे के आसपास आप होटल ब्लू हेवन क्यों गए थे? मैंने आपकी फ़ोटो दिखाकर होटल के कर्मचारी को पहले कंफर्म कर लिया है कि आप 9 बजे के आसपास गए थे। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं पहली बार आपसे मिला तो इतनी अहम बात आपने मुझे नहीं बताई। आपको अंदाज़ा है कि आप शादीशुदा आदमी हैं। ये फुटेज आपकी पत्नी और आपके बच्चे देख लेंगे तो क्या होगा? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा,
लेकिन मैं इस केस में लगा हुआ हूँ, इसलिए मेरा हक आपसे सच्चाई जानने का है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सच्चाई बताएंगे। वकील ने मेज़ पर रखा एक गिलास पानी पिया, अपनी कोट से एक सिगरेट निकाली और सुलगा ली। ठीक है, मैं आपको सारी बात सच सच बताता हूँ। सुरेश मेरा दोस्त था, ये बात सही है। जब उसने कविता से शादी की तो शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में उसका मन कविता से भर गया। सुरेश ज़्यादा समय तो बाहर ही रहता था और जब घर में रहता था तब भी कविता से मतलब नहीं रखता था। कविता देखने में कितनी खूबसूरत है और दोनों के बीच उम्र का फासला भी बहुत था। ये बात भी सही है कि धीरे धीरे कविता भी उससे नफरत करने लगी। कविता एक जवान औरत है। मैं जब भी उसके घर जाता था वो मेरी तरफ आकृष्ट हो जाया करती थी। धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ आकृष्ट हो गया। फिर हम लोग सुरेश की गैर मौजूदगी में होटल में मिलने लगे। हम दोनों में नाजायज़ रिश्ता कायम हो गया। क्या आपको पता था कि कविता के डॉक्टर और कमल से भी संबंध है? मुझे अंदाज़ा था कि होनी चाहिए। कविता से बात करने के लिए मैं घंटों उसको फ़ोन पर ट्राई किया करता था, पर वो हमेशा किसी दूसरे के साथ लगी रहती थी। इससे तो अंदाज़ा किसी को भी लग जाएगा मेरा भी काम चल रहा था और उसका भी काम चल रहा था। बाकी वो किससे संबंध रखे मुझे मतलब नहीं, वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। ऐसा क्या हो गया कि सुरेश उससे एकदम मतलब नहीं रखने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे शक हो गया? देखिए, उसे शक तो नहीं था, अन्यथा वो हम सबसे मतलब नहीं रखता। मुझसे, डॉक्टर से वो बहुत ही मित्रवत थी। मुझे तो शक है कि उसका और औरतों से नाजायज़ संबंध रहा होगा, इसलिए वो धीरे धीरे कविता से दूर होता गया। सुरेश ने अपनी पहली वसीयत बनाई थी जिसमें उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बाद कविता के नाम लिख दी थी, लेकिन पिछले 6 महीने से उसके मन में चल रहा था कि वो अपनी वसीयत बदलेगा। ये बात उसने मुझे बता दी थी, पर यह बात भी सही है कि ये बात मैंने कविता को भी बता दी थी। हालांकि मैं सुरेश को बहुत समझा रहा था, पर सुरेश मानने को तैयार नहीं था। फिर करीब 15-20 दिन पहले उसने मुझसे वसीयत बनाने को कहा, जिसमें उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का 90% आजमनगर के एक ट्रस्ट को दे दिया था और 10% कविता को दिया था। कविता इससे बहुत परेशान थी। 5 जनवरी को मैंने पूरी वसीयत ड्राफ्ट करके सुरेश को पढ़ने के लिए पकड़ा दी थी, क्योंकि सुरेश आजमनगर का रहने वाला था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी वसीयत वहीं रजिस्टर हो। उसने मुझसे ये कहा था कि 8 जनवरी को होटल में मैं फाइनल वसीयत ले लूं और 9 जनवरी को सुबह कोर्ट में रजिस्टर करवा दूं। ये बात भी कविता को पता थी कि 9 जनवरी की सुबह आजमनगर कोर्ट में वसीयत रजिस्टर्ड हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूँगा, क्या आपके मन में ये नहीं आया कि आप वसीयत को चेंज कर दें? मेरा मतलब है कविता के हक़ में लिख दें। वसीयत को चेंज करने पर मैं क्रिमिनल हो जाता। मुझे क्या पता था कि सुरेश मरने वाला है। अगर ये बात सुरेश को पता चल जाती तो जाली वसीयत बनाने के चक्कर में मुझ पर तो धोखाधड़ी का मुकदमा चलने लगता। जनाब, मैं इस शहर को बहुत इज्जतदार और बहुत बड़ा वकील हूँ। कविता जैसी औरत बहुत आई मेरी ज़िंदगी में। जब मैं 8 जनवरी की रात 9 बजे के आसपास वसीयत लेने के लिए उसके रूम में पहुंचा तो वो दारू के नशे में बेसुध था। बगल में दारू की पूरी बोतल लगभग खाली पड़ी थी। मैं समझ गया कि सुरेश दारू पी करके चित्त हो गया है। मैंने उसको 1-2 बार जगाया पर वो उठा नहीं। मैंने इधर उधर वसीयत काफ़ी खोजी पर मुझे वसीयत नहीं मिली। बात दरअसल ये है कि वसीयत उसकी कोट की जेब में पड़ी हुई थी। मैंने सब जगह ढूंढा और मैं रूम से बाहर चला आया। जैसे ही मैं होटल के गेट से बाहर आया तो मेरा ध्यान आया कि मैंने उसका कोट तो चेक ही नहीं किया। फिर मैं वापस आया और मैं उसका कोट चेक किया तो मुझे उसकी वसीयत मिल गई। मैंने उसकी वसीयत ली और मैं ले करके चला गया। दूसरे दिन 9 जनवरी को सुबह करीब 9 बजे के आसपास वसीयत रजिस्टर कराने के लिए मैं कोर्ट पहुंच गया और इसके तुरंत बाद अविनाश बोला, जैसे ही 9 बजे कविता को ये पता चला कि सुरेश की मौत हो गई है तो सबसे पहले उसने आपको ही फ़ोन किया कि आप उस वसीयत को रजिस्टर ना करवाएं। हाँ, ये बात सही है कि मैंने वसीयत फाड़ दी। इतना ही मैंने कविता का फेवर लिया है। ये बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि मैंने ही वसीयत फाड़ी है, पर आप साबित नहीं कर पाओगे। मुझे साबित करना भी नहीं है, इसलिए मेरे मन में बार बार चल रहा था कि कविता ने सुरेश की मौत की खबर सुनने के बाद से सबसे पहले वकील को क्यों फ़ोन किया। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी मानिए, किसी भी मौत में
मेरा कोई हाथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, अब हम चलते हैं। इसके बाद तीनों कोर्ट से निकलकर कार में बैठ गए और कविता के घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर में वे कविता के घर पहुंच गए। बाहर खड़े गार्ड से राजू ने पूछा, क्या कविता जी घर में है या ऑफिस चली गई हैं? अभी तो हैं। ठीक है, हम अंदर जाना चाहते हैं। गार्ड ने गेट खोल दिया। अविनाश ने गाड़ी ले जाकर के पोर्च के नीचे खड़ी कर दी। सीधे तीनों घर में दाखिल हो गए। थोड़ी देर में कविता भी आ गई। आप तो वही है ना जो सुरेश के कत्ल की छानबीन कर रहे हैं? आपने ठीक पहचाना, मैं डिटेक्टिव अविनाश। हाँ, तो कुछ पता चला सुरेश के कातिलों के बारे में? अगर आप कुछ बताएंगी नहीं तो हम आपके पति के कातिल तक पहुंचेंगे कैसे? मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बताने के लिए कुछ ना होता तो मैं दोबारा आपके पास आता ही नहीं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? करीब 9 बजे के आसपास जब आपको ये पता लगा कि आपके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तो सबसे पहले आपने वकील रवि मनचंदा को फ़ोन किया था। क्यों? उनको बताने के लिए कि उनके दोस्त की मृत्यु हो गई है। सिर्फ यही बताने के लिए? लेकिन वकील रवि तो कोई वसीयत की बात कर रहे थे। इतना सुनते ही कविता का चेहरा फक्क पड़ गया। जब आपको रवि से पता ही चल गया है तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? मैं ये जानना चाहता था कि आप मुझसे सही बोलेंगी या नहीं। खैर बेबी, ज़रा कविता मैडम को पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड दिखाओ। आपने घंटों कमल से बात की है, रवि से बात की है, डॉक्टर दर्शन मलिक से बात की है और होटल ब्लू हेवन के मैनेजर जो आपके पुराने मित्र हैं अनिकेत से बात की है। दोस्तों से बात करना गुनाह है क्या? किसी से बात करना गुनाह नहीं है, गुनाह झूठ बोलना है। हमारे और सुरेश के बीच उम्र का काफ़ी फासला था। मैं अच्छी फैमिली से नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी। शादी के बाद सुरेश की किस्मत पलटी। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सुरेश मुझसे दूर होते गए। ऐसे में मैं दोस्तों से बात नहीं करूँगी तो मेरी तन्हाई कैसे दूर होगी? केवल बात ही करती है या उससे कुछ ज़्यादा? अब आपको सब पता ही चल गया है तो आप मुझसे क्यों कबुलवा रहे हैं? कमल, वकील रवि और डॉक्टर दर्शन मलिक से तो आपके नाजायज़ संबंध थे। हमारे पास प्रूफ है। जो आपके पास है आप अपने पास रखे रहिए। जिसे ऐतराज़ हो सकता था और जो मेरा नुकसान कर सकता था वो तो इस दुनिया से चला गया। नुकसान तो मैडम आपका बहुत बड़ा हो जाता अगर आपने सही समय पर वकील को फ़ोन नहीं किया होता। मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब मौतों में आपका हाथ तो नहीं है। चलो मैं मान भी लूँ कि सुरेश के मर्डर में मेरा हाथ है, तो क्या कमल और दर्शन की भी हत्या मैंने ही करवाई है? उन दोनों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? ये सब काम मैंने नहीं करवाया है। आखिर वो मेरा हस्बैंड था। एक ज़माने में हम लोगों में अच्छे रिलेशन थे। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि कविता जी कि हमारे लिए मुश्किल हो रही है ये पता लगाने की एक दिन में 3 लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, और हो ना हो ये तीनों मौत आपस में संबंधित है। क्यों और कैसे? अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो क्या? आप सुरेश को तलाक देकर रवि के अलावा किसी से भी शादी कर सकती थी। कमल तो शुरू से ही यही चाहता था कि मैं सुरेश को तलाक देकर उसे शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। ऐसे में मुझे सुरेश के पैसों से भी हाथ धोना पड़ता। हालांकि कमल ही सुरेश का बिजनेस संभालता था, लेकिन फिर भी उसको दोबारा बिजनेस जमाने में बहुत समय लगता। ये बात तो मेरे समझ में आ गई, पर डॉक्टर दर्शन से भी आपके संबंध बहुत अच्छे थे। डॉक्टर दर्शन मलिक भी मुझसे शादी करना चाहते थे, पर सच बताऊं तो शादी के चक्कर अब मुझे पड़ना ही नहीं था। अनिकेत के बारे में आपका क्या ख्याल है? सभी मेरे लिए टाइम पास है और मैं उनके लिए। आप ऐसा सोचती हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं कि सभी ऐसा सोचते हों। क्या कमल ये बात जानता था कि दर्शन भी आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा है? मैं किसी की बात किसी से साझा नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मैंने आपके सभी सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। कविता से बात करके वे तीनों बाहर आ गए। सर, आप कहाँ चलना है? चलो प्राइवेट डिटेक्टिव नागराज से मिल लेते हैं। नागराज का पता तलाश करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अविनाश अकेले ही नागराज के ऑफिस में घुसा। बेबी और राजू कार में बैठकर इंतज़ार करने लगे। अविनाश नागराज के ऑफिस में घुसा और अपना परिचय नागराज को दिया।
नागराज ने अविनाश को सामने वाली कुर्सी पर बिठाया। आप मुझसे क्या चाहते हैं? अविनाश बोला, आपका एक क्लाइंट है कमल। नाम सुना है? नाम तो सुना है, लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना कि उसकी 2-3 दिन पहले मौत हो गई। क्या आप कमल की मौत की तहकीकात कर रहे हैं? नहीं, मैं बलरामपुर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं आजमनगर का रहने वाला हूँ और मैं कमल की मौत की तहकीकात नहीं कर रहा हूँ। सुरेश सेठ की मृत्यु आजमनगर के एक होटल ब्लू हेवन में हुई थी। मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ। तहकीकात क्या कर रहा हूँ? ज़्यादातर मैं पुलिस की हेल्प करता हूँ। कमल के कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर शो हो रहा है। मुझे लगा कि एक साधारण आदमी को प्राइवेट डिटेक्टिव की ज़रूरत क्यों आ गई। किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन शेयर करना हम लोगों के वसूल के खिलाफ है। मैं भी इस प्रोफेशन के वसूल से वाकिफ़ हूँ, पर समस्या ये है कि हमें लोगों के बयान से कुछ खास मिल नहीं रहा है। आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। नागराज अपनी सीट से उठा और अलमारी में कुछ सर्च करने लगा। करीब 5 मिनट बाद वो एक फ़ाइल ले आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर उसने करीब 5 मिनट तक फाइल को पढ़ा। हाँ, मुझे पूरा याद आ गया। कमल के बॉस को शक था कि उसकी वाइफ कविता का चक्कर किसी डॉक्टर दर्शन मलिक के साथ है। कमल के बॉस ने कमल को हायर किया। वो खुद आगे आना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कमल को इस बात की जिम्मेदारी दी थी कि वो इस बात का पता लगाए। फिर कमल ने मुझसे संपर्क किया था। आपने पता लगाया? हाँ, मैंने पता लगाया। मैं काफ़ी दिन कविता और डॉक्टर दर्शन के आगे पीछे घूमा, बल्कि एक रेस्टोरेंट में तो मैंने डॉक्टर को कविता को शादी के लिए प्रपोज़ करते हुए भी सुना था। ये कुछ दोनों के फ़ोटोग्राफ हैं। ये दोनों के आपत्तिजनक अवस्था के फ़ोटोग्राफ नहीं हैं, पर इन दोनों के बीच कोई संबंध है ये तो दर्शाते ही हैं। तो आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? इन दोनों के आपस में नाजायज़ संबंध थे। वे दोनों अक्सर अकेले मिला करते थे। कविता डॉक्टर की क्लिनिक में भी काफ़ी जाया करती थी, खास करके जब डॉक्टर का क्लिनिक ऑफ रहता था। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि दोनों के ताल्लुकात नाजायज़ थे। हालांकि मैंने ये बात कमल को बताई थी। अविनाश ने ध्यान से कमल की फाइल को देखा और फोटोग्राफ्स देखे जो डॉक्टर के साथ खींचे गए थे। ठीक है मिस्टर नागराज, ये फ़ाइल आप अपने पास रखें। मुझे जो जानकारी लेनी थी वो मिल गई। एक बात मैं आपको बता दूं कि कविता के हस्बैंड सुरेश ने आपको हायर नहीं किया था। कविता के हस्बैंड सुरेश का कमल असिस्टेंट था और वह खुद ही कविता से शादी करना चाहता था। इसका मतलब कमल को शक हो गया था कि डॉक्टर से भी कविता संबंध है। यही बात जानने के लिए उसने खुद ही आपको हायर किया था। हो सकता है ऐसा ही हो। हालांकि मुझे तो इस बात से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे काम की फ़ीस मिल गई थी। सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर नागराज। यदि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। इतना कहकर अविनाश ऑफिस से निकलकर कार में आ गया। तुम लोगों को ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं सर, पर बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। चलो पहले किसी रेस्टोरेंट में जमकर खाना खाते हैं, उसके बाद आजमनगर लौट चलेंगे। इतना कहकर अविनाश ने कार चला दी। रास्ते में अविनाश ने नागराज की बातें शेयर की। सर, ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही बात को सबसे कंफर्म कर रहे हैं कि कविता के किस से संबंध थे, जबकि कविता खुद ये बात कबूल चुकी है। हम गोल गोल घूम रहे हैं। बेबी, अभी तो तुम सही कह रही हो, पर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है क्या? खाना खाने के बाद वे आजमनगर लौट पड़े। लौटते लौटते उनको शाम हो आई थी। बेबी और राजू को छोड़ने के बाद अविनाश एजेंसी चला गया। शांति से उसने सारी कड़ियों को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश की, पर उसे कुछ मिसिंग सा लग रहा था। थक हार कर वो घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो एजेंसी के बाहर निकला कि उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश से कुछ ज़रूरी काम है। हाँ बोलिए, मैं ही हूँ अविनाश। उस आदमी ने अगल बगल देखा और धीरे से कहा, यहाँ नहीं। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। वो आदमी अविनाश के पीछे पीछे उसके केबिन में आया और कुर्सी पर बैठ गया। अविनाश ने सिगार जला लिया। हाँ बोलिए, आप क्या बताना चाहते हैं? सर, मेरा नाम शंकर है, मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी मेरी अपनी है। आज सुबह जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने चाय की दुकान पर एक पुराना न्यूज़पेपर देखा। मेरा मतलब है 10 जनवरी का। मैं ऐसे ही पन्ने पलटने लगा। अचानक मेरा ध्यान एक न्यूज़ पर गया। उस न्यूज़ में लिखा था कि होटल ब्लू हेवन में 9 तारीख को एक आदमी की लाश पाई गई है। किसी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस न्यूज़ ने मुझे सोच में डाल दिया।
8 जनवरी की रात 1 बजे के आसपास मेरी कार छतवारा मोड़ पर खड़ी थी। काफ़ी ठंड थी, मुझे किसी सवारी की उम्मीद नहीं थी। मैंने छतवारा मोड़ पर अपनी कार खड़ी की और अंदर सो गया। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उम्र 25 से 30 के आसपास रही होगी। देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझसे कहा कि उसे होटल ब्लू हेवन चलना है। साहब, मुझे आश्चर्य हुआ कि रात के 1 बजे के आसपास एक अकेली लड़की होटल में जाने की बात कर रही है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। देखने से तो बहुत शरीफ नहीं मालूम हो रही थी। उसके हाथ में एक बैग था। मैंने मीटर डाउन कर दिया। वो कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने उसे होटल ब्लू हेवन पहुंचा दिया। वो मेरी कार से उतरी और मुझसे कहा कि मुझे दिक्कत ना हो तो वो मेरा इंतज़ार करे। मैं जितना वेट करूँगा मुझे उसका भाड़ा मिल जाएगा। मैंने उस लड़की से पूछा कि आपको कितना समय लगेगा। उसने कहा कि 1 से 2 घंटे। साहब, मुझे तो भाड़े से ही मतलब था। वैसे भी रात में कहाँ इतनी सवारी मिलती है। मैंने होटल के साइड गाड़ी को खड़ा कर दिया। लड़की होटल के अंदर चली गई। मैं गाड़ी के अंदर बैठा सिगरेट पीने लगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट बीते ही होंगे कि वो लड़की वापस आ गई और दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे दोबारा छतवारा मोड़ छोड़ दूँ। उसका पूरा शरीर ठंड में पसीने से तरबतर था। वो काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्या हो गया है कि आप 1 से 2 घंटे कहकर गई थी और 15 से 20 मिनट में ही आ गई। उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने उस लड़की को ले जाकर के छतवारा मोड़ पर छोड़ दिया। उसके चेहरे से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आज जब मैंने ये बासी न्यूज़ पढ़ी तो मैं पुलिस के पास जाने की बजाय आपके पास आना ज़्यादा उचित समझा। शंकर, तुमने बात तो बहुत अच्छी बताई है। तुम अपने फ़ोन नंबर दे दो। वैसे तुम्हें दोबारा नहीं आना पड़ेगा। यदि मुझे वो लड़की मिल गई हो तो हो सकता है मैं तुम्हें एक बार शिनाख्त करने के लिए बुलाऊं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। इसके बाद शंकर चला गया। शंकर के जाने के बाद अविनाश ने भी एजेंसी बंद की और अपने घर चला गया। खाना खाने के बाद अविनाश ने राजू को फ़ोन लगा दिया और शंकर से हुई अपनी बातचीत को बता दिया। सारी बात सुनकर राजू बोला, सर, इस लड़की के बारे में पता लगाना है क्या? हाँ, रात को 1 बजे उस औरत ने कार ली थी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि छतवारा मोड़ से ले कर के आसपास के एरिया में देखो, क्या कहीं सीसीटीवी फुटेज दिखाई देता है क्या? शंकर ड्राइवर ने उसे छतवारा मोड़ पर छोड़ा था। ठीक है, मैं पता करके कल आपसे मिलता हूँ। अगले दिन 16 जनवरी को करीब 11 बजे के आसपास राजू एजेंसी में आया। बेबी अविनाश के साथ पहले से केबिन में मौजूद थी। राजू, पता चल गया उस औरत का? हाँ सर, उस लड़की का नाम रीना है। पास के हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक होती है। वो जिस मकान में रहती है वो किराए का मकान है। राजू, चलो मैं उससे अभी मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो रीना हॉस्पिटल में होगी। हमें शाम तक का इंतज़ार करने से फ़ायदा नहीं है। आओ चलो चलते हैं। बेबी, तुम यहीं पर रहो। थोड़ी देर में अविनाश और राजू हॉस्पिटल के सामने एक कॉफ़ी शॉप था, वहाँ पहुँच गए। राजू, तुम हॉस्पिटल से रीना को बुला करके ले आओ। मैं तब तक कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ। ठीक है सर। अविनाश ने 3 कॉफ़ी का ऑर्डर किया और एक टेबल पर बैठकर रीना का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में राजू रीना के साथ कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ। रीना ने बैठते ही पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? देखिए, मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश कहते हैं। 8 जनवरी को रात ब्लू हेवन होटल में जो कत्ल हुआ था, मैं उसकी तफ्तीश कर रहा हूँ। इतना सुनते ही रीना परेशान सी दिखने लगी। क्या बात है, आपको ठंडी में भी पसीना आ रहा है? आपको कत्ल की रात भी ऐसे पसीना आ रहा था। टैक्सी वाला ड्राइवर शंकर तो ऐसा ही बता रहा था, पर मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर शुरू से शुरू हो जाओ। ये तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। जो सैलरी मुझे हॉस्पिटल से मिलती है उसमें मेरा गुजारा तो हो जाता है, पर सारे शौक़ नहीं पूरे होते हैं। मेरे कुछ पैसे वाले क्लाइंट हैं जो मेरे साथ कभी कभी रात गुजारते हैं। मुझे इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सुरेश को मैं पहले से जानती थी। वो जब भी आजमनगर आते थे कम से कम एक रात तो मैं उन्हीं के साथ रहती थी। उन्होंने 8 जनवरी की रात को करीब 8 बजे के आसपास मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं रात में होटल ब्लू हेवन में रूम नंबर 9 में आ जाऊं। मुझे उस दिन हॉस्पिटल से निकलने में थोड़ी देर हो गई। रात करीब 1 बजे मैंने छतवारा मोड़ से कार ली और मैं होटल ब्लू हेवन पहुंच गई। ब्लू हेवन होटल के रूम नंबर 9 में ताला लगा हुआ था।
रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा था, मैंने उससे पूछा कि रूम नंबर 9 पर ताला लगा हुआ है। उसने मुझसे बताया कि रूम नंबर 9 वाला आदमी रूम नंबर 44 में चला गया है। मैं लिफ्ट से रूम नंबर 44 में गई। मैंने रूम का दरवाज़ा हल्का सा धक्का दिया, वो खुल गया। मैं रूम की लाइट जलाई तो क्या देखती हूँ कि बेड पर सुरेश बेसुध लेटे हुए हैं। उनके बेड के सामने मैं जो टेबल रखी थी उस पर दारू की बोतल पड़ी थी। बोतल पूरी खाली थी। मुझे ये लगा कि सुरेश पूरी दारू की बोतल पीकर चित्त हो गए हैं। मैंने उनको 2-3 बार झकझोरा, लेकिन वो जागे नहीं। मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि सुरेश की तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। मैंने उसकी नाड़ी चेक की तो मुझे एहसास हो गया कि सुरेश तो मर चुके हैं। मैं घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर ड्रिंक करने से सुरेश की मौत हो गई। कोई और वजह भी हो सकती थी। मैंने चुपचाप लाइट बंद की। जिस जगह को मैंने टच किया था वो जगह मैंने साफ़ की। धीरे से होटल से निकली और अपने घर चली आई। इसका मतलब आपके जाने के बाद सुरेश को किसी ने चाकू मारा। लेकिन क्यों? आपके और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक सुरेश पहले मर चुका था। देखिए रीना जी, ये बात सही है कि सुरेश की मौत साइनाइड से हुई है और मौत का समय लगभग 8 से 9 बजे के बीच का है। लेकिन सर, मरे आदमी को कोई चाकू क्यों मारेगा? यही समझने के लिए तो हम लोग भी परेशान हैं। सर, मेरा रिलेशन सुरेश सेठ से सिर्फ जिस्मानी था। वो मुझे इसके अच्छे खासे पैसे देता था। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक बात और, वो मुझे होटल के लैंडलाइन से ही फ़ोन करते थे। इसलिए सुरेश के कॉल रिकॉर्ड में आपका मोबाइल नंबर नहीं था। आप दारू पीती हैं? नहीं, मैं अपने क्लाइंट के साथ भी दारू नहीं पीती हूँ, क्योंकि सुबह उठकर मुझे हॉस्पिटल जाना होता है। हॉस्पिटल का काम बड़ी ही तनमैदा से करती हूँ। बाकी मैं पर्सनली क्या करती हूँ उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसे ही वो उठकर जाने के लिए मुड़ी, तब तक अविनाश ने पूछा, रीना एक बात सुनो, तुम्हें सुरेश ने रूम नंबर 9 में बुलाया था? हाँ सर, रूम नंबर 9 ग्राउंड फ्लोर पर है और रूम नंबर 44 चौथे फ्लोर पर है। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने मुझे बताया था कि सुरेश रूम नंबर 44 में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, आप लोग इतनी रात गए होटल में आती जाती रहती हैं? होटल का स्टाफ रोकता नहीं है? मेरा मतलब है रोक टोक नहीं करता है। रीना व्यंग पूर्वक मुस्कुरा दी। अगर ऐसा करने लगे तो चल चुका इनका होटल। इस टाइप के होटल के आमदनी का जरिया ऐसा ही है। अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, आप जा सकती हैं। रीना चली गई। राजू, इतनी बड़ी बात तो किसी ने नहीं बताई कि सुरेश पहले रूम नंबर 9 में था, बाद में रूम नंबर 44 में शिफ्ट हुआ। हमें तो उसकी लाश रूम नंबर 44 से बरामद हुई थी। सर, हमने भी तो इस बारे में किसी से नहीं पूछा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश को जहर रूम नंबर 9 में दिया गया और बाद में रूम नंबर 44 में शिफ्ट कर दिया गया? बात में तो तुम्हारी दम है। फिर हमने किसी से इस बारे में पूछा भी नहीं, पर होटल स्टाफ को तो ज़रूर बताना चाहिए था। इस पर भी विचार करना होगा। इसके बाद वे दोनों वापस एजेंसी आ गए। अविनाश ने राजू और बेबी से कहा कि वह उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। अविनाश अपने केबिन में बैठकर इस केस के बारे में गहन विचार करने लगा। 5 बजे राजू और बेबी केबिन में आए। पूरा केबिन सिगार के धुएं से भर गया था। बेबी बोली, सर, धुएं से तो ऐसा मालूम होता है कि आज आप केस सॉल्व कर देंगे। राजू और बेबी, अब तुम लोग घर जाओ। मैं अभी इस केस पर और विचार करूँगा। राजू और बेबी चले गए। अविनाश फिर गहन सोच में डूब गया। करीब 7 बजे के आसपास उसने इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन लगा दिया। हाँ अविनाश, बोलो। मनोज, एक काम करो, आज रात 11 बजे के आसपास कविता और वकील रवि को कह दो कि वो होटल ब्लू हेवन पहुंच जाएं। वकील रवि से कह देना कि वो आजम नगर आते समय कविता को ले आवें। ठंड के समय रात में कविता का अकेले आना सही नहीं है। अविनाश, कल सुबह नहीं बुला सकते हैं? ठंड की इतनी रात में बुलाना सही है? अगर मेरे दिमाग में कोई शक उभर गया है तो मैं उसे तुरंत ही दूर करूँगा। तुम उन दोनों को आज रात ही होटल ब्लू हेवन आने के लिए कहो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कविता और रवि को आने के लिए कहता हूँ। और हाँ, सराय नाका पुलिस को डॉक्टर दर्शन का सामान मिल गया। सामान में 2 प्लास्टिक के गिलास, दारू की बोतल, वॉलेट और मोबाइल मिला है। उन सामानों पर भी कमल के हाथ के निशान हैं। गुड, देखा, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। चुपचाप शांति से मैनेजर अनिकेत के केबिन में बैठकर सारी बातों को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तुम सादे ड्रेस में आना। यूनिफॉर्म में आओगे तो होटल की बदनामी होगी। ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ।
रात 11 बजे के आसपास मनोज और अविनाश होटल ब्लू हेवन पहुंचे और मैनेजर अनिकेत के रूम में दाखिल हो गए। मैनेजर अपने रूम पर बैठा हुआ था। उनको देखते ही बोला, अरे सर, आप दोनों लोग, और वो भी इस वक्त? मनोज बोला, क्यों, आज आप रिसेप्शन पर नहीं बैठे? सर, बाहर बहुत ठंड थी तो मैं रिसेप्शन पर नहीं बैठा हूँ। जैसे ही कोई कस्टमर आएगा तो वेटर मुझे बुला लेंगे। थोड़ी देर बाद बेबी और राजू भी आकर अनिकेत के केबिन में सोफे पर बैठ गए। अभी तक कविता और रवि मनचंदानी नहीं आए थे। जैसे ही वे दोनों दाखिल हुए, इंस्पेक्टर मनोज ने उनको भी बुला लिया। अब सातों लोग मैनेजर अनिकेत के केबिन में बैठे थे। वकील रवि बोला, आपने हम लोगों को इतनी रात में क्यों बुलाया? मनोज बोला, अभी पता लग जाएगा। मनोज ने अविनाश को इशारा किया। अविनाश बोला, कविता जी, एक बात बताइए, सुरेश इस दुनिया में अब नहीं रहे। रवि की मदद से आपको इतनी बड़ी जायदाद जाते जाते मिल गई। कविता ने सुनते ही सर झुका लिया। वकील कुछ बोलना चाहा लेकिन फिर रुक गया। अब तो आप मैनेजर अनिकेत से शादी करने के लिए आज़ाद हैं। कविता गुस्से से बोली, ये मेरा पर्सनल मामला है, आपको इस मामले में पढ़ने का कोई हक नहीं है। देखिए, मैं बहुत प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने शांति से केबिन में बैठकर विचार विमर्श करना उचित समझा। इसका मतलब आप अनिकेत से शादी नहीं करना चाहती हैं? कविता ने कुछ नहीं बोला। अनिकेत साहब, आप सुन रहे हैं ना? जिसके लिए आपने सुरेश के सीने में चाकू उतार दिया, वो तो अब भी आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। कविता आश्चर्य से बोली, क्या कह रहे हैं आप? क्या सुरेश को चाकू अनिकेत ने मारा है? अनिकेत, कविता की बात का जवाब दो। अनिकेत बोला, अब जब आपको पता चल गया है तो उसमें छुपाने की क्या बात है? सुरेश को मारने की मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। पिछले 6 महीने से कविता अपना दुख दर्द मुझसे कहती थी। सुरेश हमेशा उसको गाली देता था, मारता था, जलील करता था। सर, मैंने किसी ज़माने में कविता से बहुत प्यार किया था। किसी वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई, पर आज भी मैं उसको बहुत चाहता हूँ। मुझे लगता था कि कविता जैसी खूबसूरत लड़की मुझे नहीं मिल पाई और सुरेश को मिल गई थी, तो उसे कविता की कदर ही नहीं थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, सुरेश इस होटल में रात में कॉल गर्ल बुलाया करता था और उस रात भी उसने कॉल गर्ल बुलाई थी। ये बात मुझे पता है, तुम आगे जारी रखो। इस बार तो मैंने सोच लिया था कि मैं सुरेश को नहीं छोड़ूंगा। अंजाम की मुझे परवाह नहीं है। इस काम के लिए मैंने अपने एक बेटर मदन को पटा लिया, वो भी मेरे ही क्षेत्र का है। करीब 3 बजे के आसपास रूम नंबर 44 में मदन ने सुरेश के सीने में चाकू घोंप दिया। रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, फिर बालकनी के रास्ते छत पर चढ़ गया और वापस होटल आ गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि रस्सी तो बालकनी से सिर्फ मिसलीड करने के लिए लटकाई हुई थी। बिल्कुल सही बात है, रस्सी से कौन इतने ऊपर से नीचे उतरेगा, सिवाय किसी पेशेवर के। बालकनी से छत पे जाना ज़्यादा आसान है। ऐसे में इतनी रात में आपके देखे जाने की संभावना काफ़ी कम है, पर यदि आप रस्सी से नीचे उतरेंगे तो कोई आपको अपने रूम से भी देख सकता है। हालांकि पकड़े जाने की संभावना दोनों ही केस में है, पर मैंने मदन को बालकनी से ऊपर जाने की सलाह दी थी। वैसे भी होटल में बहुत कम लोग रुके हुए थे। अविनाश बोला, भाई वाह मनोज, देख रहे हो, हम तुम भी इतना बारीक नहीं सोच सकते जितना मैनेजर साहब ने सोचा है। अनिकेत, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यदि सुरेश रूम नंबर 9 में रुका था तो उसको रूम नंबर 44 में शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत थी? सर, रूम नंबर 9 ग्राउंड फ्लोर पे है। उन दिनों पिछले 3-4 दिनों से पार्टी हो रही थी तो सुरेश को डिस्टर्ब हो रहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे एकांत वाला रूम दे दूं। 8 जनवरी को करीब 8:30 बजे के आसपास सुरेश का असिस्टेंट अपना रूम चेकआउट करके चला गया। इसके बाद सुरेश ने होटल के लैंडलाइन से कॉल गर्ल को फ़ोन किया। आपने कैसे जाना? सर, सुरेश ये काम पहली बार थोड़े कर रहा था। आज के ज़माने में मोबाइल होते हुए लैंडलाइन से फ़ोन करना, लैंडलाइन का कोई रिकॉर्ड तो नहीं होता है। उस दिन मेरा मतलब है 8 जनवरी को करीब 10 बजे के आसपास एक पार्टी थी जो ख़त्म हो गई। वैसे भी ठंड के मौसम में यहाँ बहुत कम लोग रुके थे। 10 बजे के बाद मदन की मदद से हमने सुरेश का सारा सामान और खुद उसको रूम नंबर 44 में ले जाकर के शिफ्ट कर दिया। सुरेश को तो बेहोशी की हालत में शिफ्ट किया था, वो तो बेहोश पड़ा था।
मेरा प्लान तो उसकी हत्या करने का था, इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स कहीं भी छूटे। पर जब आप लोग शिफ्ट कर रहे थे, किसी ने आपको नोटिस नहीं किया? मेरा मतलब है वेटर या कोई होटल में रुका हुआ। देखिए, हमारे होटल में इस समय रात में मात्र 2 वेटर रुकते हैं। एक वेटर रिसेप्शन पर बैठा था, दूसरा मदन मेरे साथ था। और जहाँ तक सवाल रुके हुए लोगों का, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ठंड की रात में सभी लोग अपने रूम में थे। फिर हम लोग काफ़ी एहतियात भी रख रहे थे, क्योंकि मेरा प्लान तो सुरेश को मारने का था। हमने सुरेश को रूम नंबर 44 में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम अपने काम में व्यस्त हो आए। रात करीब 3 बजे के आसपास मदन रूम नंबर 44 में गया, अंदर से दरवाज़ा बंद किया, सुरेश के सीने में चाकू उतार दिया। होटलों में तमाम रस्सी पड़ी रहती है। मदन ने मिसलीड करने के लिए रस्सी को बालकनी से बांधा और फिर छत पर चढ़कर वापस आ गया। चाकू पर से निशान मदन ने मिटा दिए थे, बाकी हमने कहीं से कोई निशान नहीं मिटाए थे, क्योंकि होटल के स्टाफ के निशान तो कहीं से भी मिल सकते हैं। मैंने ये सोचा कि जब सुबह सुरेश की लाश मिलेगी तो मैं यही कहूँगा कि कोई होटल में उससे मिलने आया होगा और वो चाकू मारकर बालकनी में लटकी रस्सी के सहारे नीचे उतर कर भाग गया होगा। जहाँ तक रूम चेंज करने का सवाल है, वो तो सुरेश ने मुझसे पहले ही कह रखा था। सीसीटीवी इस होटल का काम नहीं कर रहा है। बाकी इस तरीके के होटल में गलत धंधे होते हैं, इसलिए होटल के स्टाफ से किसी को कोई मदद मिलेगी नहीं। इसलिए रूम शिफ्ट की बात हमने आपको शुरू में नहीं बताई, क्योंकि मुझे किसी को सुरेश से मिलने वाले लोगों को फंसाना था। इसलिए मैंने दारू की बोतल और ग्लास में कोई छेड़खानी नहीं की। दस्ताना पहनकर खुद मैंने दारू की बोतल और ग्लास को सावधानी से शिफ्ट किया था, ताकि निशान ना मिटे। बहुत ही साधारण सा प्लान था, क्योंकि सुरेश दारू के नशे में सो चुका था, इसलिए हमारा प्लान और आसान हो गया। अविनाश जोर से हंसने लगा। मिस्टर अनिकेत, शायद आपको पता नहीं था कि सुरेश पहले ही साइनाइड से मर चुका था। ये बात कविता ने मुझे बाद में बताई। मेरे एक बात का जवाब दीजिए। वो क्या? आप लोगों ने सुरेश को नशे की हालत में रूम नंबर 44 में शिफ्ट किया, वो भी सारे सामान के साथ? हाँ। सोच कर बताइए, कुछ और भी किया होगा? अविनाश अनिकेत की तरफ देखने लगा। बात दरअसल ये है कि जब हम सुरेश को शिफ्ट करने रूम नंबर 9 में गए थे, तो वो बेसुध लेटा था। उसका दारू का ग्लास बेड के पास टूटकर बिखरा हुआ था। जब हमने सुरेश को रूम नंबर 44 में शिफ्ट किया, तो एक नए ग्लास पर सुरेश की उंगलियों के निशान लगा लिए और उसमें दारू भर दी। अविनाश बोला, मैं यही जानना चाहता था। मनोज बोला, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस ये चाहता था कि ऐसा लगे कि जब उसका मर्डर हुआ तो वो किसी के साथ बैठकर दारू पी रहा था। मुझे क्या पता था कि वो पहले ही जहर से मर चुका है। मुझे थोड़ा डर था कि जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो मेरे दोस्त का हस्बैंड है। पुलिस मुझ पर शक कर सकती है। मुझे क्या पता था कि उसका मर्डर तो पहले ही कोई करके जा चुका है। पर मुझे अपने करने का कोई भी अफसोस नहीं है। जो सज़ा मुझे मरे आदमी को मारने की मिलेगी, उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने कभी कविता से बहुत प्यार किया था, उसका कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। मनोज बोला, अविनाश, मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिर सुरेश का मर्डर किसने किया? कमल और डॉक्टर दर्शन मलिक कैसे मर गए? सब क्लियर करता हूँ। सबसे खास बात यह है कि इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, लगभग सबकी मौत हो चुकी है। इसलिए किसको सज़ा दिया जाए ये बता पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये मेरा अंदाज़ा है, और शायद इस अंदाजे को कंफर्म करने के लिए अब कोई ज़िंदा बचा भी नहीं है। पर कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर मैं कहीं गलत हूं तो कविता और रवि, आप लोग उसको सही कर दीजिएगा। मैं शुरू से शुरू करता हूं। सुरेश ने कविता से जब शादी की तो वो इतना बड़ा आदमी नहीं था। आप देख सकते हैं कि कविता कितनी खूबसूरत है। मैं तो फ़िलहाल यही कहूँगा कि मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में कविता जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। धीरे धीरे सुरेश का बिजनेस चल पड़ा। उन दिनों कविता अनिकेत से प्यार किया करती थी। किसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि अनिकेत की भी माली हालत मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी थी, बल्कि यूँ कहूँ तो आज भी बहुत अच्छी नहीं है। सुरेश और कविता की उम्र में काफ़ी फासला था। जब सुरेश के पास अच्छा खासा पैसा आ गया तो उसे दारू और लड़की की बुरी लत लग गई। दूसरा ये है कि उसका कविता से धीरे धीरे मन भी भर गया। पर हाँ, सुरेश बिजनेस का बड़ा पक्का आदमी था।
मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद सुरेश ने बतौर असिस्टेंट कमल को हायर किया होगा। कमल काफ़ी टैलेंटेड था और धीरे धीरे उसने सारा बिजनेस संभाल लिया। सुरेश और फ्री हो गया। वो रोज़ शाम को अपने ऑफिस से आकर अपने कॉटेज में चला जाता और चुपचाप रात को दारू पीता और सो जाता। बिजनेस के सिलसिले में हर महीने में काफ़ी दिन वो बाहर रहता। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जब भी वो बाहर रहता वो अपने ऐशो आराम के लिए, रात गुजारने के लिए कॉल गर्ल बुलाता था। मेरा मतलब समय के साथ उसको दारू और लड़की की बुरी लत लग गई। अगर कविता उसे कभी दारू पीने के लिए रोक देती होगी तो वो गाली गलौज करता होगा। इस वजह से जब उसका कविता से डिस्टेंस मेंटेन होने लगा तो कविता भी उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगी। कविता जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ। सुरेश ने अपनी एक वसीयत बनाई थी जिसमें उसने अपना सब कुछ कविता के नाम पर कर दिया था। ये बात हमें वकील रवि से पता लगी। धीरे धीरे सुरेश का मन कविता से बहुत ख़राब हो गया होगा। फिर सुरेश ने अपनी वसीयत बदलने की सोची। सुरेश के यहाँ ज़्यादातर 3 लोग आया जाया करते थे। उसका फैमिली, डॉक्टर दर्शन, उसका वकील रवि मनचंदानी और उसका असिस्टेंट कमल। बड़ी अजीब सी बात है कि तीनों ही कविता की तरफ आकृष्ट हो गए और कविता भी अपने शारीरिक सुख के लिए, अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए इन सब की तरफ आकृष्ट हो गई। जब भी सुरेश बाहर होता, कविता कभी वकील रवि के साथ होटल में चली जाती, कभी डॉक्टर के क्लिनिक पर चली जाया करती। कमल से तो इनका लिंक घर पर ही हो जाता होगा, क्योंकि कमल तो ऑफिस के सिलसिले में घर भी आया जाया करता था। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि ये बातें मुझे पता कहाँ से लगी। जब मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड्स को देखा तो एक बात बहुत साफ थी कि कविता के पास 2 नंबर थे। एक नंबर पर सिर्फ और सिर्फ कविता की सुरेश से बात हुई थी या कभी कभी कमल पर ऑफिशियल हुई हो। दूसरा नंबर था जिस पर कविता ने घंटों बात अनिकेत से भी की थी, डॉक्टर से भी की थी, वकील रवि से भी की थी और कमल से भी की थी। मुझे लगता है कि इस दूसरे नंबर के बारे में सुरेश को पता नहीं था। कविता पूरे दिन खाली थी तो उसके पास बात करने के लिए समय ही था। डॉक्टर अपने क्लिनिक से फ्री होता तो ये उससे बात करती थी। रवि के साथ कभी होटल में चली जाती थी, रात में मैनेजर और कमल से बात करती। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कविता ने चारों को फंसा रखा। मोबाइल के लोकेशन से, नौकरानी के बयान से और भी तहकीकात से ये बात कंफर्म हो गई कि कविता के चारों के साथ संबंध थे। मेरा मतलब सुरेश और कविता दोनों ने अपना टाइम पास करने के लिए रास्ता ढूंढ लिया था। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से सुरेश के मन में ये बात आई कि वो एक नई वसीयत बनाकर पूरी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम हिस्सा ट्रस्ट को दे देगा। मेरा मतलब है 90% ट्रस्ट को और 10% कविता को। लगातार दारू पीने से सुरेश को लीवर की प्रॉब्लम भी हो रही थी। मैं फ़िलहाल मुद्दे पर आता हूँ। कविता तो बस अपनी ज़रूरत से चारों के साथ थी, पर अनिकेत, कमल और डॉक्टर दर्शन तीनों कविता से शादी करना चाहते थे, सिवाय रवि को छोड़कर। कमल और डॉक्टर दोनों कविता को शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे, पर कविता दोनों को टाल रही थी। कविता का शादी करने का मन थोड़े ही था। वो तो जानती थी कि सुरेश उसे आसानी से तलाक दे देगा, पर उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। कविता सुरेश की दौलत नहीं छोड़ना चाहती थी, पर जब सुरेश ने वसीयत चेंज करने का प्लान बनाया तो रवि को बता दिया। रवि भी कविता के साथ ऐश करता था, इसलिए रवि को जैसे ही वसीयत के बदलने का पता लगा तो उन्होंने कविता को बता दिया। रवि की वसीयत 9 जनवरी को आजमनगर में रजिस्टर करानी थी। मुझे लगता है कि अगर ये वसीयत रजिस्टर्ड हो जाती है तो हो सकता है कि कविता तलाक देकर कमल या मैनेजर अनिकेत या डॉक्टर दर्शन में किसी से एक से शादी कर ही लेती, पर किस्मत ने कविता का साथ दिया। सुरेश आजमनगर का रहने वाला था। 7 जनवरी को सुरेश अपनी हेल्थ और प्रॉपर्टी के काम के लिए अपने असिस्टेंट कमल के साथ आजमनगर के ब्लू हेवन होटल में रुक गया, जहां वो पहले से भी रुका करता था। 8 जनवरी को दर्शन मलिक ने उसको डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद उसी दिन करीब शाम 7 बजे के आसपास डॉक्टर दर्शन और सुरेश होटल के रूम नंबर 9 में दारू पीने बैठ गए। वेटर मदन ने मुझे बताया था कि उसने 2 दारू की बोतल रूम में दी थी। एक बोतल खोल करके सुरेश और डॉक्टर दोनों दारू पीने लगे। सुरेश और डॉक्टर दोनों ने काफ़ी पी ली होगी, क्योंकि दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट शराब की मात्रा काफ़ी मिली थी। अब डॉक्टर का यहाँ गेम देखिए। मुझे लग रहा है कि जैसे ही सुरेश वॉशरूम गया हो या किसी से बात कर रहा हो, डॉक्टर ने दूसरी बोतल में चूहे मारने का जहर मिला दिया।
उसको लगा कि पहली बोतल तो ख़त्म ही होने वाली है, सुरेश दारूबाज है, ये दूसरी बोतल भी पिएगा ही, और जैसे ही पिएगा थोड़ी देर में मर जाएगा। उस जहर का थोड़ा सा अंश उसने अपने गिलास में भी मिला दिया, फिर उस गिलास को पिया नहीं। मुझे लगता है कि उसके बाद सुरेश से कहकर डॉक्टर दर्शन वापस बलरामपुर के लिए निकल गया होगा। लगभग मोबाइल लोकेशन से भी यही बात साफ है। डॉक्टर ने सोचा होगा कि जब सुरेश दूसरी बोतल पीना शुरू करेगा जिसमें उसने जहर मिलाया है तो रात भर में जहर से वो मर जाएगा। वो डॉक्टर था, इसलिए उसे जहर की मात्रा का अंदाज़ा होगा। डॉक्टर के ऊपर किसी का शक ना जाए, इसलिए उसने अपने गिलास में भी जहर की मात्रा मिला दिया और बाकायदा अपने निशान गिलास पर छोड़ रखे थे। अगर कोई डॉक्टर पर शक करता तो डॉक्टर यही कहता कि भाई जिसने सुरेश को मारने की कोशिश की थी उसी ने हमें भी मारने की कोशिश की थी। उसके बाद डॉक्टर चुपचाप निकला और बलरामपुर के लिए चल पड़ा। डॉक्टर नशे में रहा होगा, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चला रहा होगा। अब आप देखिए कि कविता से शादी करने के लालच में इसने सुरेश को मारने के लिए जहर मिला दिया। ये सब वाक़या रूम नंबर 9 में हो रहा था। यहाँ तक बात बिल्कुल साफ है। मनोज ने हामी भर दी। अविनाश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरा अपना अनुमान है कि डॉक्टर के जाने के बाद कमल ने ही खुद कहा हो कि उसको वापस बलरामपुर जाना है। अब उसने क्या अर्जेंसी बताई होगी ये मुझे नहीं पता। इसके बाद कमल ने चेकआउट किया और बलरामपुर जाने के लिए निकल पड़ा। ये बात भी होटल के स्टाफ से कंफर्म है कि कमल ने उसी रात चेकआउट किया था। उसके रूम का बिल भी सुरेश को भरना था। सुरेश ने दूसरी दारू की बोतल जिसमें डॉक्टर ने जहर मिलाया था कमल को दे दी होगी। कमल दारू की बोतल लेकर बलरामपुर के लिए निकल पड़ा। कमल के जाने के बाद सुरेश ने होटल के लैंडलाइन से फ़ोन करके नर्स रीना को रात में बुलाया। वो रीना को 7 जनवरी की रात को भी बुला सकता था, लेकिन कमल उसके साथ था, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट के सामने ये सब करना उचित नहीं समझा। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, पर बलरामपुर निकलने से पहले कमल ने सुरेश के गिलास में साइनाइड मिला दिया। इस बार कमल पर कविता का नशा इतना ज़्यादा था कि उसने कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर डाला। जैसे ही सुरेश ने गिलास से शराब पिया वो मर गया। गिलास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा और टूट गया। सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर में साइनाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में हाथ से छूटकर गिलास का गिरना स्वाभाविक है। पर जब रूम नंबर 44 से जो गिलास बरामद हुई जो दारू से भरी हुई थी और उस पर सुरेश के हाथ के निशान थे तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। पर बाद में मैनेजर अनिकेत ने यह साफ कर दी कि उसने जानबूझकर दारू की गिलास वहाँ प्लांट की थी। याद करो मनोज, मैंने रूम नंबर 44 का वाशरूम चेक किया था, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला था। कम से कम ब्रश, शेविंग किट ये सब सामान तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला क्योंकि जल्दबाजी में अनिकेत रूम नंबर 9 के वाशरूम में छोड़ आया होगा। अनिकेत बोला, आप सही कह रहे हैं, मुझे याद आ गया। मनोज, यहाँ तक बात साफ है। हाँ, तुम आगे जारी रखो। अब डॉक्टर आगे आगे चल रहा था और कमल पीछे पीछे। ठंड की रात, कोहरा और नशे में होने की वजह से डॉक्टर गाड़ी जरूर धीरे धीरे चला रहा होगा। करीब 40 किलोमीटर दूर चलने के बाद सराय नाका पे डॉक्टर दर्शन मलिक की कार पंचर हो गई। ये बात डॉक्टर दर्शन की कार के मुआयने से कंफर्म है कि डॉक्टर दर्शन की कार पंचर हुई थी, वो भी उसी रात। स्टेपनी पर कमल के हाथ के निशान हैं और दोनों की मोबाइल लोकेशन काफ़ी देर तक सराय नाका की है। कार पंचर होने के बाद डॉक्टर रुक गया होगा। पीछे से कमल आ रहा होगा। डॉक्टर को देखकर कमल भी रुक गया होगा। कमल और डॉक्टर दर्शन ने मिलकर स्टेपनी चेंज की होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और काल्पनिक हो रहा हूँ। स्टेपनी बदलने के बाद मुझे तो लग रहा है दोनों का दारू पीने का मन हो गया होगा, क्योंकि सराय नाका के एक पान वाले से कमल एक पानी बोतल और नमकीन का पैकेट खरीद के ले गया था। देखिए, दारू की बोतल कमल के पास थी जिसे सुरेश ने उसे दी थी, जिसमें डॉक्टर ने चूहे मारने का जहर मिलाया था, और एक डॉक्टर मलिक के पास भी दारू की बोतल थी, पर दोनों ने डॉक्टर मलिक की बोतल से शराब पी होगी। कमल को डॉक्टर पे गुस्सा था ही और वो सुरेश का कत्ल करके ही आ रहा था। कमल ने चुपचाप डॉक्टर के पेट में साइनाइड मिला दी, जिसे पीते ही डॉक्टर भी मर गया। कमल ने एक ही साइनाइड की बोतल से सुरेश और कमल दोनों को ऊपर पहुंचा दिया। कमल ने बोतल और दारू की गिलास को फेंक दिया होगा और चुपचाप वहां से चला गया। हाईवे पे रात में इतना कौन ध्यान देता है। डॉक्टर मलिक की रिपोर्ट में भी वही साइनाइड मिला है जो सुरेश के पेट से बरामद हुआ था।
यहाँ पर जल्दबाजी में कमल से गलती हो गई। कमल ने जो डॉक्टर की दारू की बोतल और ग्लास को हैंडल किया था उस पर कमल के निशान भी पाए गए हैं। मनोज ने मुझे बता दिया था कि सराय नाका पुलिस को डॉक्टर का इस्तेमाल किया हुआ बोतल, ग्लास, मोबाइल, वॉलेट मिल गया है और खाली साइनाइड की बोतल कमल के पैंट की जेब से मिली, जिस पर कमल की उंगलियों के निशान हैं। यहाँ पर मैं एक बात का कंफर्म नहीं हूँ कि डॉक्टर के साथ वाकई कमल ने शराब पी थी या नहीं। बहरहाल उस बात से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। कविता जी देख रही हैं कमल की दीवानगी आपके प्रति। उसने एक ही साइनाइड की बोतल से सुरेश और डॉक्टर दोनों को मार दिया। इसके बाद कमल अपनी कार से अपने घर पहुंच गया। जो बोतल सुरेश ने कमल को दी थी, जिसमें डॉक्टर ने चूहे मारने का जहर मिलाकर रखा था, उस बोतल से कमल शराब पीने लगा। धीरे धीरे चूहे मारने का जहर पीने से कमल की भी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने सुरेश को मारने के लिए जिस बोतल में जहर मिलाया था वो बोतल सुरेश ने कमल को दे दी, जिससे कमल की मृत्यु हो गई। कमल के घर बरामद बोतल और सुरेश के रूम से बरामद बोतल एक ही ब्रांड की है और मदन ने दोनों बोतल को देखकर कंफर्म कर लिया है। सिधारी पुलिस को खाली साइनाइड की बोतल कमल के पैंट के जेब से मिली, जिस पर कमल के उंगलियों के निशान हैं। ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है जो मैंने पोस्टमार्टम से, कॉल रिकॉर्ड से, मोबाइल लोकेशन और सबके बयान के आधार पर पेश की है। मनोज बोला, एक बात बताओ अविनाश, आप ये कैसे साबित करते हो कि चूहे मारने का जहर डॉक्टर ने मिलाया था? डॉक्टर के पास से तो ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ था। क्या मदन चूहे मारने का जहर नहीं मिला सकता है? डॉक्टर ने अपने गिलास में उतना ही जहर मिलाया होगा जितने में वो कार चलाकर बलरामपुर जा सके। जिस जहर की पुड़िया या बोतल से डॉक्टर ने शराब की बोतल में जहर मिलाया था, मुझे लग रहा है कि वो कहीं रास्ते में फेंक दी होगी। डॉक्टर ने अपने गिलास में सिर्फ अपने को सेफ रखने के लिए जहर मिलाया था। दूसरा जहर वेटर भी मिला सकते हैं, पर वो सिर्फ एक बोतल में क्यों मिलाएगा? सबसे खास बात यह है कि दूसरी खाली बोतल जो हमें सुरेश के रूम से बरामद हुई थी, उसमें जहर का कोई अंश भी नहीं था। उस वेटर को क्या पता कि कौन सी बोतल से पहले शराब पी जाएगी। बोतल में जहर उसकी सील तोड़कर मिलाया जा सकता है। यदि कोई आदमी उसको पीने के लिए उठाएगा और सील टूटी हुई होगी तो वो वेटर को डांटेगा नहीं। वेटर क्यों मिलाएगा? उसका क्या स्वार्थ? अनिकेत के कहने पर मिला सकता है, पर अनिकेत ने कराया होता तो वो बाद में सुरेश को चाकू से क्यों मरवाता? मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर के जहर मिलाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल साफ है। तीनों कैसे मरे होंगे ये मैं बता चुका हूँ। अब आगे आते हैं, मेरा मतलब वकील रवि के बारे में। हालांकि ये बात हमें रवि से ही मालूम हुई है, पर उसको बताना ज़रूरी है। करीब रात 9 बजे के आसपास रवि रूम नंबर 9 में पहुँचा। उसको सुरेश ने बुलाया था। सुरेश ने ड्राफ्ट वसीयत देख लिया था। रवि वो वसीयत लेने के लिए होटल पहुंचा। जब ये पहुंचा तो उसने देखा कि सुरेश दारू पी के चित्त है। इसने 1-2 बार सुरेश को जगाने की कोशिश की, पर वो जागा नहीं, और जागता भी कहाँ से? वो तो हमेशा के लिए सो चुका था। रवि ये नहीं समझ पाया कि सुरेश मर गया है। कोई भी आदमी जो मेडिकल फील्ड से नहीं है वो नहीं पहचान सकता। इसने वसीयत ढूंढी जिसके लिए ये आया था, पर इसको नहीं मिली। फिर ये रूम से बाहर चला गया, पर ये दोबारा वापस आया। सुरेश की कोट से ड्राफ्ट वसीयत निकाल कर चला गया। रवि को वसीयत दूसरे दिन यानी कि 9 जनवरी को कोर्ट में रजिस्टर करानी थी। ये बात ये कविता को बता चुका था, इसलिए दूसरे दिन जैसे ही कविता को ये बात पता चला कि सुरेश की मौत हो गई है, उसने तुरंत ही रवि को फ़ोन कर दिया और रवि ने वसीयत रजिस्टर नहीं कराई। मेरा मतलब है उसे फाड़ दिया। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक चीज़ हमेशा घूम रही थी कि अगर हमें कोई बुरी खबर पता लगती है तो हम वकील को सबसे पहले क्यों फ़ोन करेंगे? हम अपने नाते रिश्तेदार को फ़ोन कर सकते हैं। कविता का वकील से बहुत तगड़ा रिलेशन तो नहीं था। मुझे लगा कि हो ना हो इसके पीछे कोई बात ज़रूर है। रवि इनके साथ एकांत में समय गुजारते थे। रवि के कविता से जिस्मानी संबंध थे, तो रवि ने अपना फ़र्ज़ निभाया और वसीयत रजिस्टर नहीं कराई। रवि ने ड्राफ्ट वसीयत फाड़ दी। इन्होंने अगर गलत भी किया है तो भी हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। रवि ने कहा, वो तो आप साबित नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी ईमानदारी में बता दिया है। अब पहली वाली वसीयत अपने आप वैलिड है, जिसकी सारी मालकिन कविता है। क्या बात है। अब अनिकेत पर आते हैं। वकील के जाने के कुछ समय बाद जब होटल में आवाजाही एकदम कम हो गई तो अनिकेत ने मदन के साथ रूम में प्रवेश किया और सुरेश और उसका सारा सामान रूम नंबर 44 में शिफ्ट कर दिया।
किस इरादे से ये आपको पता ही है। मुझे एक बात हैरान कर रही है कि ये सुरेश के गिलास में जहर नहीं है, खाली बोतल में जहर नहीं है, तो सुरेश के पेट में जहर गया कैसे? जिस गिलास से सुरेश दारू पी रहा था वो तो साइनाइड अंदर जाते ही हाथ से छूटकर गिर गई होगी। अनिकेत ने दूसरी गिलास रूम नंबर 44 में प्लांट की थी। शिफ्ट करने के बाद कॉल गर्ल रीना ने रूम में एंटर किया। रीना ने मुझे बताया कि सुरेश ने फ़ोन करके उसको रूम नंबर 9 में आने के लिए कहा था, लेकिन जब वो होटल आई तो उससे ये कहा गया कि वो सुरेश रूम नंबर 44 में शिफ्ट हो गया है। अब मुझे कुछ बात समझ में आने लगी और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि रूम शिफ्टिंग की बात मैंने पहले क्यों नहीं कंफर्म की। रीना पेशे से नर्स है, उसको पता चल गया कि सुरेश मर गया है। वो चुपचाप वहाँ से भाग गई, पर जो टैक्सी इसने हायर की थी उसके ड्राइवर शंकर ने मुझे इसकी जानकारी दे दी। फिर अनिकेत ने मौका पाकर सुरेश को रात 3 बजे के आसपास मदन के हाथों चाकू से मरवा दिया। सबको गुमराह करने के लिए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और बालकनी से मोटी रस्सी लटका दी। जब मैंने रूम नंबर 44 का मुआयना किया तो रस्सी बालकनी से लटकती दिखाई दी। तभी मुझे लगा कि हो ना हो ये किसी होटल वाले की करतूत है। कोई बाहर का आदमी किसी को मारने के लिए इतनी मोटी रस्सी लेकर आए, मुझे बहुत संभव लगा नहीं। आप खुद बताओ कि किसी होटल में कोई रात 3 बजे किसी का मर्डर करके रस्सी से लटक कर भाग सकता है? क्या ऐसे में उसके पकड़े जाने की संभावना नहीं होती? उसको कोई भी देख सकता है। मेरा मतलब है, मुझे शक था कि ये सबूत सिर्फ गुमराह करने छोड़े गए हैं। होटल का सीसीटीवी खराब है, ये बात सिर्फ होटल के स्टाफ को ही पता हो सकती है और किसी को नहीं। किसी अजनबी आदमी को क्या पता कि होटल का सीसीटीवी खराब है? इसलिए मुझे बाहर से आकर चाकू मारना संभव नहीं लग रहा था। जब सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जब ये बात जाहिर हो गई कि उसकी हत्या तो रात 8 से 9 बजे के बीच हो गई थी, तो फिर मेरा मेन इंटेंस चाकू की तरफ गया ही नहीं। फिर तो मैं असली कातिल को तलाशने की कोशिश करने लगा। मनोज बोला, अविनाश, सुरेश का मर्डर कविता भी तो कमल या डॉक्टर से करवा सकती है। क्या तुम्हें इसमें कविता का हाथ नहीं लग रहा है? कविता को किसी से शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि वो सुरेश की दौलत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कविता चालाक औरत है। कविता ने सबको अपने हुस्न के जाल में फंसाया। इत्तेफाकन कमल, डॉक्टर दर्शन और अनिकेत तीनों ने ही सुरेश को एक ही दिन मारने का प्लान बनाया और सब बर्बाद हो गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ कविता को फ़ायदा मिला, बाकी सब आपको पता है। ये पहला ऐसा केस है जिसमें मैंने मोबाइल पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया। ये बात अच्छी है कि अनिकेत ने तुरंत अपना गुनाह कबूल किया। इसलिए मनोज, मेरा रिक्वेस्ट है कि अनिकेत को हमदर्दी की नज़र से देखा जाए। मनोज, अनिकेत और मदन को गिरफ्तार कर लो। कविता और वकील साहब, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए कविता को आप उनके घर छोड़ दीजिएगा। और अब आपको बताने की क्या ज़रूरत है, यदि आप चाहें तो कविता के घर रुक भी सकते हैं। कविता से आपके पुराने ताल्लुकात हैं। कविता जी, इस समय किस्मत आप पर मेहरबान है। जब किस्मत आपका साथ दे रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए 3 लोग सुरेश का मर्डर करने के लिए तैयार हो गए। आपने जो वकील को एकांत में समय दिया है, उन्होंने सूद समेत वापस कर दिया। कविता ने कहा, मिस्टर अविनाश, मुझे बहुत जलील करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर कविता और रवि कमरे से बाहर चले गए। चलो बेबी और राजू, हम भी अपने अपने घर चलते हैं। गुड नाइट मनोज, गुड नाइट अविनाश। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।